हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे सबसे इंटरेस्टिंग क्राइम टॉपिक के बारे में, जो कि है मुंबई अंडरवर्ल्ड। जी हाँ, सबको जानने में इंटरेस्ट रहता है कि मुंबई अंडरवर्ल्ड कैसे ग्रो हुआ और कैसे क्या हुआ। तो मैं इस वीडियो में 2 से 3 वीडियो निकालूंगा इस सीरीज में, और आप लोग चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो बात करें अगर 80 के दशक की या उससे और पहले की, तो मुंबई में मेन जो जिसे सबसे पहली बार डॉन कहा गया, तो मेरे हिसाब से वो था करीम लाला। लाला 1940 के आसपास भारत आ गया था। भारत क्या, उस टाइम तो हिंदुस्तान होता था पूरा एक, पाकिस्तान अफगानिस्तान हमसे अलग नहीं था, तो पूरा भारत था तब का। तो वो अफगानिस्तान से आया था, अफगान था वो। उसको शेर खान नाम भी उसका प्रचलित है, शेर खान कहते हैं उसे सब लोग। तो वो इंडिया आया हुआ था रहने और अपना काम काज के सिलसिले वगैरह में आया हुआ था। तो उसने सोचा कि कुछ काम धंधा करूँगा, पैसा कमाऊँगा। तो वो इस सब की खोज में मुंबई आ जाता है। तब बॉम्बे हुआ करता था, तो वो बॉम्बे आ जाता है। बॉम्बे आके वो देखता है कि यहाँ ज़्यादा काम तो है नहीं, तो वो तस्करी शुरू कर देता है, स्मगलिंग जिसे कहते हैं। तो वैसे वो यूजुअली तस्करी अपना वही गोल्ड की हो गई, डायमंड की हो गई, ट्रांजिस्टर्स तब चलते थे उसकी हो गई, लैंडलाइन वाले फ़ोन चलते थे, तो इन सब आइटम्स को वो दुबई वगैरह से मंगा के और चुपके से डॉक्स वगैरह से निकाल के नाव से मंगाता था और अपना बेचता था। धीरे धीरे उसका वर्चस्व बनने लगा और उसने अपने अंडर में 20-25 लोगों की टीम बना ली जो उसके लिए ये काम करते थे। धीरे धीरे वो बहुत पैसा कमाने लगा। इसी दौरान एक और स्मगलर था जो धीरे धीरे उठ रहा था, जिसका नाम था हाजी मस्तान। बहुत लोग उनको सुल्तान मिर्जा बोलते हैं, वैसे ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन वो वंस अपॉन टाइम इन मुंबई जो मूवी आई थी उसकी वजह से सुल्तान मिर्जा भी कहने लगे हैं। तो वो भी स्मगलिंग करते थे। वो असल में कुली थे, और कुली लोग टोपी पहने रहते हैं, तो वो अपनी टोपी में डायमंड वगैरह छुपा के स्टेशन से निकाल ले जाता था। इनफैक्ट अपने मुंह में दाब लेता था, कहीं होठ के नीचे दाब लेता था, ऐसा करके डायमंड वगैरह वो स्मगल करता था। तो उसको भी लगा कि मुझे भी अपना नेटवर्क बनाना चाहिए, तो उसने सोचा कि करीम लाला से मिला जाए। इसी दौरान साउथ से, तमिलनाडु से एक लड़का आया, वो था वरदा राजन करके। तो वो असल में उसने बॉम्बे का स्लम एरिया को पकड़ा। स्लम एरिया में मोस्टली गरीब लोग रहते हैं और उनको भी थोड़े बहुत पैसे में ही काम करने को तैयार हो जाते हैं। तो उसने भी अपना स्मगलिंग का धंधा शुरू किया। मोस्टली वो जुए के अड्डे वगैरह, शराब की स्मगलिंग, ये सब में इन्वॉल्व रहता था। तो इन तीनों को एक दूसरे की ज़रूरत थी, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे के बगैर अधूरे थे। तीनों अलग अलग स्मगलिंग करते, अलग अलग रेट तय करते, कोई सस्ते में देता, कोई महंगे में देता, तो तीनों में लड़ाई होती। तो हाजी ने सोचा है कि करीम लाला से मिला जाए। तो हाजी करीम लाला के पास जाता है, वरदा राजन भी पहुंचता है, और तीनों लोग मिलकर मीटिंग करते हैं कि हम लोग अलग अलग काम करेंगे, तो कोई मतलब नहीं है, अपना मिल के काम करते हैं। तो जब तीनों मिलते हैं तो तीनों लोग अपने एरिया डिवाइड कर लेते हैं। इस एरिया पे मैं बेचूंगा स्मगलिंग का माल, इस एरिया में तुम बेचोगे, इस एरिया में तुम बेचोगे, और तीनों के बीच में ये साठगांठ चलती रहती है, अच्छी चलती है। उस टाइम पे अंडरवर्ल्ड में जो साठगांठ होती थी वो बहुत उसूलों वाली होती थी। जो बात हो जाती थी तो उसको इज्जत से माना जाता था। तो ये सब बहुत अच्छे से चल रहा था। इन तीनों में जो सबसे ज़्यादा ऊंचा कद था तो कहा जाएगा करीम लाला का, क्योंकि वो थोड़ा बाहुबल वाले थे और असल में थोड़ा खूंखार टाइप का भी था। अफ़गानी वैसे ही खूंखार होते हैं। इंडिया में जितने इन्वेडर आए अफ़गानी, गजनी, गजनबी, मोहम्मद बिन कासिम, जानते ही हो कितने खूंखार रहे हैं। तो ये थोड़ा खूंखार स्वभाव का था। जैसे ये पैसा वगैरह ब्याज पे दिया करता था, और जैसे कोई नहीं दे पाता था तो उसका गला कटवा देना, उसे जान से मार देना। इसने बहुत सारे आदमी पाल रखे थे, और ये सब लोग गला वाला काट देते थे। उस टाइम तो गन्स वगैरह इतनी नहीं चलती थी, तो ये लोग बहुत खूंखार टाइप के थे। तो इन तीनों के ग्रुप में सबसे ऊंचा कद जो था वो हमेशा से करीम लाला का ही रहा है। कहते हैं एक हीरोइन थी उस टाइम की, हेलन, उनका कोई पैसा लिया था उधार और वापस नहीं कर रहा था, काफ़ी बड़ा अमाउंट था। तो उस टाइम पे दिलीप कुमार खत लिखते हैं करीम लाला को कि ऐसा ऐसा दिक्कत है। फिर करीम लाला फरमान पहुंचाते हैं अपना उस आदमी को, जो भी रहता है उनका पैसा वापस आ जाता है। इस लेवल की उनकी इज्जत थी। फिर किसी का घर और इनने खाली करवाया था, कब्जा किया था, तो उसमें कोर्ट में समन किया जाता है इन्हें। तो जो जज रहती है वो महिला रहती है। तो जब ये कोर्ट में घुसता है करीम लाला, तो सब लोग जितना बैठे रहते हैं, पब्लिक और सारे वकील वगैरह सब उठ के खड़े हो जाते हैं। तो ये महिला जज बोलती है कि आप कटघरे में आइए, आपका नाम क्या है। तो वो हंसने लगता है बहुत ज़ोर ज़ोर से और कहता है कौन है यह महिला जो मेरा नाम नहीं जानती। और कोर्ट में उपस्थित सब लोग हंसने लगते हैं। तो कुछ ऐसा कद था, और शरीर से भी काफ़ी बलवान, अच्छी कद काठी का था करीम लाला। तो उसका लोगों में खौफ था।
तो 70 के दशक तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, ये लोग अच्छी स्मगलिंग कर रहे थे। करीम लाला ने मतलब अपने भाइयों, भांजों, भतीजों सबको लगा रखा था और काफ़ी बाहुबल बना लिया था। हाजी का काम था, डीलिंग करता था। हाजी के दुबई में संपर्क अच्छे थे वहाँ के शेख वगैरह से, तो वो माल वगैरह मंगाता था, एयरपोर्ट से माल को कैसे निकलाना है, ये सब हाजी का रहता था। करीम लाला अगर धंधे में कोई दिक्कत कर रहा है तो वो सब डिपार्टमेंट देखता था। और वरदा राजन का नेटवर्क बहुत अच्छा था। वो टैक्सी जो उस टाइम पे चलती थी, तो टैक्सी एक्सी ड्राइवर से उसका पूरा स्लम एरिया के अंदर अच्छा नेटवर्क था, तो माल को कैसे कहाँ से कहाँ पहुँचाना है शहर के अंदर, वो सब वरदा राजन देखता था। लेकिन 80 के दशक से ये थोड़ा चीज़ बदली। 80 के दशक से इन तीनों के अलावा भी एक चौथा नाम निकल के आया, साबिर इब्राहिम। तो जो साबिर इब्राहिम था तो वो अलग स्वभाव का था। उसका मतलब मन नहीं था कि मैं सबसे हाथ मिला के चलूँ या सबसे बना के चलूँ, उसका ऐसा कुछ नहीं था। उसका तो सीधा मतलब सिद्धांत ही यही था कि अगर हमें दूसरों से आगे निकलना है तो हमें उनसे हाथ नहीं मिलाना, उन्हें ख़त्म करके आगे निकलना है। उसी का छोटा भाई था दाऊद इब्राहिम। तो ये जो कास्कर गैंग थी, साहिब इब्राहिम कास्कर, दाऊद इब्राहिम कास्कर, ये थोड़ा अलग मिजाज की थी, थोड़ा मतलब एग्रेसिव नेचर के थे ये लोग। तो करीम लाला और दाऊद इब्राहिम में आपस में धंधे को लेके कई बार मतलब झड़प सी होने लगी। करीम लाला से डायरेक्ट तो नहीं हुई, करीम लाला के लड़कों से। कभी दाऊद के लड़के भिड़ जाते थे, कभी वो उनको मार देते थे, कभी वो उनको मार देते थे। और मतलब सबका एरिया बटा हुआ था, तो दाऊद जो था वो डोंगरी में रहता था और वहीं पे अपना वर्चस्व बनाने की कोशिश कर रहा था। तो हाजी इन सब पे नज़र बनाए हुए था। हाजी को लगा कि ये चीज़ ठीक नहीं हो रही है, ये लड़ाई, ये गैंग वॉर अच्छी चीज़ नहीं है। तो हाजी अपने घर पे करीम लाला के लड़कों को, दाऊद के लड़कों को, और दाऊद को भी, साबिर इब्राहिम उसके बड़े भाई को, सबको बुलवाते हैं और कुरान पे हाथ रखवा के एक मतलब एग्रीमेंट या समझौता कह लो करवाते हैं कि आप लोगों का एरिया ये है, आप लोगों का एरिया ये है, आप लोग आपस में मत लड़िएगा। तो जो साबिर इब्राहिम और दाऊद इब्राहिम रहते हैं वो लोग तो मान जाते हैं इस चीज़ के लिए बहुत आसानी से। लेकिन जो करीम लाला के लड़के रहते हैं उनके मन में थोड़ा सा खटास हो जाती है कि हमें इनसे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा, समझौता करना पड़ा। इनका कद इतना बड़ा थोड़ा ना है नए नए लड़कों का कि हमें इनसे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा। तो वो अपना मन में थोड़ा बहुत दुश्मनी पाले रहते हैं। और दाऊद का भी कद दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था क्योंकि वो बहुत तेज़ था, दिमाग का बहुत शातिर था। और ये लोग वही ना कि जो इनके रास्ते में आता था उसको साफ़ कर देते थे। मतलब बहुत ज़्यादा समझौता, बातचीत ये सब बिल्कुल करने के फेवर में नहीं रहते थे ये लोग। तो इनका गैंग भी बहुत तेज़ी से ऊपर आ रहा था। तो जैसे जैसे ये लोगों का कद आगे बढ़ रहा था तभी एक पाँचवा नाम सामने आता है, मनोहर अर्जुन सुरवे। तो ये जो रहता है, ये इसका जन्म रत्नागिरी में हुआ होता है। उसके बाद ये अपना ग्रेजुएशन करने बॉम्बे आता है अपने ताऊ जी के यहाँ पे, और वहीं पे रहने लगता है। कीर्ति कॉलेज में एडमिशन लेता है अपना बीए में इसके 76% आते हैं। पढ़ाई में बहुत होनहार रहता है। उस ज़माने में 76% आप समझ ही सकते हैं कितनी बड़ी बात है 80s 90s में। तो इसका जो सौतेला भाई रहता है भार्गव सुरभे, वो थोड़ा क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहता है और मतलब मारपीट, थोड़ा बहुत हफ्ता वसूली वगैरह में। तो एक बार की बात है कि मतलब भाई वो सौतेला हो, भाई तो भाई होता है। तो कुछ लड़कों से झड़प हो गई थी इसके भाई की। इसका भाई अकेला पड़ गया था और मनोहर अर्जुन सुरभे तो शरीर से काफ़ी बलवान था, पहलवानी करता था वो। तो ऐसा होता है कि इसको मतलब ना चाहते हुए भी अपने भाई को बचाना पड़ता है, वहाँ पे झगड़े में इन्वॉल्व होना पड़ता है। और उसी दौरान मनोहर का भाई जो है चाकू मार देता है उस आदमी के। तो फिर पुलिस आती है, इन दोनों को अरेस्ट कर लेती है और उम्र कैद की सज़ा होती है इन लोगों को। उस टाइम पे उम्र कैद 14 साल का हुआ करता था। तो जैसे ये लोग जेल पहुंचते हैं तो इनको पहले पुणे के जेल में रखा जाता है, लेकिन जैसे ही पुणे के जेल जाते हैं तो ये लोग जेल में ही या दूसरे क्रिमिनलों से लड़ने लगते हैं। इनफैक्ट भार्गव सुरभे की जेल में ही हत्या भी हो जाती है। मनिया भी शरीर से अच्छा था, तो जेल में ही इसकी आए दिन लड़ाई होती थी। पुलिस वाले काफ़ी परेशान हो गए थे, जेलर वगैरह। तो इसको फिर उठा के रत्नागिरी जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है। वहाँ लगभग ये 9 साल बंद रहता है और जेल में ही कई सारे अपने दोस्त बनाता है। फिर एक दिन ये मौका पाके जेल से फरार हो जाता है। फरार होते ही ये सोचता है कि अब तो मेरी लाइफ में कुछ रहा नहीं, तो मैं भी अब क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड वाली दुनिया में घुसूँ। तो सबसे पहले ये दाऊद गैंग का दरवाज़ा खटखटाता है, तो वहाँ इसे काम नहीं मिलता है, उल्टा गाली मिल जाती है। साबिर और दाऊद सुना देते हैं इसको कि तुम जैसों को की ज़रूरत नहीं है हमें, ये वो। तो ये मन में काफ़ी बात रख लेता है। फिर पठान गैंग के पास जाता है, वहाँ भी इसे काम नहीं मिलता है। छोटे मोटे 2-3 गैंग को ये कॉन्टैक्ट करता है। फिर ये कहता है कि मैं अपना अलग गैंग बनाऊँगा। उस टाइम पे थोड़ा सा गैंग्स जो थी वो धार्मिक उसमें मतलब ज़्यादा जा रही थी कि मुस्लिम गैंग ज़्यादा हैं, तो कुछ हिंदू लोग भी, अरुण वगैरह हो गया, अशोक वगैरह हो गए, तो ये लोग अपना अलग हिंदू गैंग बनाने के चक्कर में थे। तो ये भी सोचता है कि मैं हिंदू हूँ तो मैं अपना हिंदुओं का एक अलग ग्रुप बनाता हूँ। और ये अपने दोस्तों को जो जेल में इसके साथ भागे थे और कुछ अपने बाहर के दोस्तों को मिला के अपना गैंग बनाता है और छोटे मोटे कांड करने लगता है।
4-5 बैंक लूटे इसने, कई गाड़ियाँ उठाई चोरी की, और मतलब जिस पुलिस वाले ने इसको अरेस्ट किया था उसकी हत्या की, और मतलब बड़े-बड़े थोड़ा धीरे-धीरे इसका कद बढ़ता जा रहा था मनिया का, और इसको भी लगने लगा था कि मैं भी मुंबई का, बॉम्बे का बाप बन सकता हूँ। तो एक साथ कई सारे गैंग चल रहे थे, जिसमें से 3 गैंग तो सीनियर हो रहे थे क्योंकि उम्र हो रही थी करीम लाला की, और हाजी मस्ताना वरदाराजन सीनियर हो रहे थे। ये लोग लड़ने झगड़ने में ज़्यादा विश्वास नहीं रखते थे। हाजी इनमें से सबसे सीधा था, वरदा थोड़ा तेज़ था, और करीम लाला बहुत तेज़ था स्वभाव का। करीम लाला के जितने भांजे भतीजे थे, अमीरजादा वगैरह, समद खान वगैरह, वो लोग दाऊद को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, और वो लोग ज़्यादा गर्म खून के थे। तो इस तरह 5-6 गैंग मेन मुंबई में उस टाइम पनप रही थी। तो हाजी ने समझौता तो ज़रूर करवा दिया था कास्कर गैंग और अपना करीम लाला गैंग के बीच में, लेकिन जो करीम लाला का गैंग था, जिसे पठान गैंग भी कहते हैं, वो बिल्कुल भी फेवर में नहीं था समझौते के, और मन ही मन इनसे खटास दुश्मनी रखते था। तो जब वो देखते हैं कि मनोहर अर्जुन सुरवे, मनोहर के दोस्त उसे मनिया मनिया बोलते थे, तो बाद में उसका नाम मनिया सुरवे चलने लगा कि मनोहर के मनिया के दोस्त मतलब, और मनिया की गैंग पूरी बहुत तेज़ी से ऊपर आ रही है। तो पठान गैंग वाले उसे कॉन्टैक्ट करते हैं कि हम तुम्हें सुपारी देना चाहते हैं, कोई काम कर पाओगे क्या? मनिया नया-नया लड़का था, नया-नया जोश था, उसने बोला ऐसा कोई काम है नहीं जो मैं कर नहीं सकता हूँ। तो फिर वो लोग बोलते हैं कि दाऊद गैंग को ख़त्म करना है। तो मनिया को स्ट्राइक करता है दिमाग में कि हाँ, इस गैंग के पास मैं काम मांगने गया तो इनने मुझे बेइज्जत करके भगाया था। तो वो सुपारी उठा लेता है। वो उस टाइम पे उसको लगभग 15 लाख रुपए देती है पठान गैंग, क्या सफाया करना है इसका आपको, और जब आप मारोगे तो हम भी आपके साथ रहेंगे। तो फिर मनिया अपनी गैंग में बात करता है, सबसे पूछता है कि मैंने ये काम तो उठा लिया है, कर पाऊँगा कि नहीं। तो मनिया तो रेडी रहता है, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं भाई ये बहुत बड़ा काम है, क्योंकि दाऊद गैंग उस समय मुंबई में ज़ोर शोर से फेमस था, सब लोग उनसे डरते थे। लेकिन मनोहर के कुछ दोस्त सपोर्ट में आते हैं, फिर कुछ करके सारे सपोर्ट में आ जाते हैं। तो फिर ये लोग रेकी वगैरह करना शुरू कर देते हैं, ट्रेस करना कि कितने टाइम कहाँ निकलता है, क्या करता है, किससे मिलता है, कौन गर्लफ्रेंड वगैरह है, कौन मतलब सब कुछ पूरा नेटवर्क उसका निकालते हैं, किस कॉन्ट्रैक्टर से कब मिलने जाता है, कब वसूली करता है, और मनिया धीरे से प्लान बनाता है। तो दोस्तों, आगे की कहानी अगले एपिसोड में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।